एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती, मोहब्बत और नफ़रत के तसादुम, नेकी और बदी की कशमकश की दास्तान। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती, एपिसोड नंबर 9। एक ख्याल बार बार आता है। उसने कहा, जिस वक़्त से तुम्हारे साथ आई हूँ और तुम्हारी बातें सुनी हैं, ये ख्याल मुझे परेशान कर रहा है कि तुम बहुत ही शरीफ लड़के हो या बहुत ही चालाक और फरेबी हो। मुझ में क्या देखा तुमने? मैं जवान लड़की हूँ और तुम मर्द हो। उसने कहा, मैंने कपड़े उतारे और तुम दूर खड़े रहे। कभी शक होता है कि तुम मुझे किसी धोखे में ले जा रहे हो जहाँ से मैं निकल नहीं सकूंगी। मर्द इतने शरीफ और बेहिस तो नहीं होते जितने तुम बन रहे हो। मालूम नहीं क्यों मेरी हंसी निकल गई। फजी, मैंने कहा, मैं खुद धोखे के जाल में आया हुआ हूँ और ये तो मुझे मालूम ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। मेरे पास जेवर है, उसने कहा, और कुछ पैसे भी हैं, उनसे कुछ सहारा मिल जाएगा। जेवर बेच डालेंगे। जेवर, पैसे, इंसान के कैसे झूठे सहारों पर जिंदा रहने की कोशिश करता है। जेवर, पैसे, औरत, इन तीनों चीज़ों ने इतने इंसानों का खून बहाया है जितना जंगल के दरिंदों ने नहीं बहाया। दरिंदों ने जितने इंसानों को चीरा फाड़ा, उनसे कहीं ज़्यादा इंसान ने इंसानों को चीरा फाड़ा है। अब मैं उम्र के उस मकाम पर आ गया हूँ जहाँ आदमी फ़लसफियों की तरह बातें करता है, ख्वाह अपनी उम्र उसकी हमाकतों में ही गुजरी हो। मैं दास्तान सुनाते सुनाते ऊँगने लगता हूँ या फ़लसफ़ी बन जाता हूँ। बुढ़ापे में सेहत भी नहीं रहती, अपने आप पर काबू भी नहीं रहता। ये मेरी मजबूरियां हैं या बुढ़ापे की मजबूरियां। मैं कोशिश करता हूं कि आपको सिर्फ वाक़यात सुनाता चलूं। आगे आगे आपका अपना फ़लसफ़ा है। जिस तराजू में आप तोलना चाहें तोल लें, जिस पैमाने से आप नापना चाहें नाप लें। फजी ने एक पोटली मेरे हाथ में दे दी। ये जेवर और पैसे थे। जेवर थोड़ा सा था और पैसे भी थोड़े से थे। मैंने पोटली अपने नेफे में उड़स ली। मेरा हाथ नेफे से हटा ही था कि किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। ये 2-3 आदमी हंसे थे। एक की आवाज़ दूसरों से ऊंची थी। ये हंसी इंसानों की ही थी, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं हो सकता था। ये तो मैंने अभी देखा ही नहीं था कि हम कैसी जगह में हैं। ये सुबह पता चला था कि कोई बड़ा पुराना किला है। रात बिजली की चमक में यह खंडर लगता था। तुमने आवाज़ सुनी है? फजी ने पूछा और डर कर मेरे साथ हो गई है। सुनी है, मैंने कहा। शायद हमारी तरह कोई और भी बारिश से बचने के लिए यहाँ आ गया हो। 2-3 आदमी लगते हैं। ये मेरे पीछे आए होंगे। फजी ने कहा, हो सकता है ये इंसान ना हो, ये जगह वीरान है। हंसी फिर बुलंद हुई। मुझे भी शक होने लगा कि ये इंसान नहीं होंगे, बदरूहें हो सकती थीं। उसके बाद उनके बोलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। चलो भाग चलें, फजी ने कहा। मालूम नहीं वो क्या ताकत थी जो मेरे अंदर बेदार हो गई। मैं उठ खड़ा हुआ और फजी से कहा कि मैं जाकर देखता हूँ। नहीं, उसने मेरी एक टांग को मजबूती से पकड़कर कहा, तुम वापस नहीं आ सकोगे। वो इंसान नहीं, कोई शर्शरार है। इंसान होते तो हम दोनों को पकड़ लेंगे। ना जाओ, तुम यहाँ अंधेरे में दुबकी रहो। मैंने कहा, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगा, जरा पीछे रहकर देखूंगा। यहीं रहो, उसने बड़ी ऊंची में कहा। मुझ पर रहम करो सिकंदर। मैंने उससे टांग छुड़ा ली और उस तरफ चल पड़ा जिधर से आवाज आई थी। मैंने उसे एक ताकत कहा है जो मेरी जात में बेदार हो गई थी, लेकिन आप उसे हमाकत कह सकते हैं। मैं शायद उन लोगों में से था जो बड़े दिलेरी से हमाकत करते और उसे दिलेरी या ताकत कहते हैं। मैं एक बरामदे में जा रहा था। मेरे दाएं हाथ कमरे में थे। बिजली चमकती थी तो मुझे नजर आता। उन कमरों के दरवाजों में कवाड़ नहीं थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता चोरों की तरह आगे बढ़ रहा था। अपने पीछे मुझे एक चीख और दौड़ते कदमों की आहट सुनाई दी। ठहर जाओ सिकंदर। फजी डर के मारे चीखती चिल्लाती और दौड़ती आ रही थी। मैं अकेली नहीं बैठ सकती। मैं मुड़ा और बड़ी तेजी से उस तक पहुंचा। खुदा के लिए चुप रहो, मैंने कहा। उन्होंने सुन लिया तो
किसी के दौड़ते कदमों ने और रोशनी ने मुझे बात पूरी करने दी। उसी डर से मैं फजी से कहने लगा था कि वो खामोश रहे। मैं जिन्हें छुप कर देखना चाहता था वो फजी की आवाज़ से बाहर निकल आए थे। रोशनी जो हम पर पड़ी वो टार्च की थी। मैं जहाँ था वहीं बुत बन गया। रोशनी के पीछे कदमों की आहट आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आ गई। आहट हमारे करीब आकर रुक गई। कौन हो तुम दोनों? भारी सी आवाज़ सुनाई दी। यहाँ क्यों आए हो? घर से भागे हुए मालूम होते हैं, एक ने कहा। टार्च की रोशनी मेरी आंखों पर पड़ रही थी, इसलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। फजी मेरे पीछे हो गई। भागे हुए हैं? एक ने पूछा। हाँ, मैंने कहा, हम भागे हुए हैं। कहीं बैठो, हमें भी बिठाओ, फिर हम तुम्हें कुछ बताएं। लड़का होशियार मालूम होता है, उनमें से किसी ने कहा। इन्हें नीचे ले आओ। करीब ही एक कमरा था। 2 आदमी थे जो हम दोनों को अपने साथ ले जा रहे थे। एक के हाथ में टार्च थी जिसकी रोशनी में हम जा रहे थे। वो एक कमरे में दाखिल हुए। 4-5 कदम चलकर वो दाएं तरफ वाली दीवार में दाखिल हो गए। एक रुक गया। ध्यान से उसने कहा, आगे तय खाने की सीढ़ियां हैं। ये तंग सीढ़ियां थी जिनमें से 2 या 3 टूटी हुई थी। टार्च वाले ने नीचे जाकर रोशनी ऊपर को कर दी, जिससे हमें सीढ़ियां अच्छी तरह नजर आने लगी, वरना हम फिसल कर बुरी तरह गिरते। ये तय खाना था जिसमें 7-8 चारपाइयां बिछ सकती थी। उसके दरमियान 1.5-2 फुट चौड़े पत्थरों का सतून था। वहां कोई चारपाई नहीं थी। मैंने तय खाने की लंबाई चौड़ाई बताने के लिए चारपाइयों का जिक्र किया है। फर्श पर 2-3 कंबल बिछे हुए थे। दीवार के एक सुराख में मट्टी का दिया जल रहा था। कंबलों पर 4 आदमी बैठे हुए थे। उनमें 2 वो थे जो हमें साथ लाए थे। उनमें एक उधेड़ उम्र था। उसने उस जमाने के सबसे कीमती कपड़े 2 घोड़ा बोस्की की शलवार कमीज पहन रखी थी। खूबरू आदमी था। तुम तो बच्चे लगते हो, उस खूबरू आदमी ने मुस्कुराते हुए मुझे कहा। इसी उम्र में लड़की को घर से भगा लाए हो? क्यों लड़की? उसने फजी से पूछा। और उसके साथ घर से भागी हो? फजी सिर कर मेरे करीब आ गई। तुम 4 आदमी हो, मैंने कहा, और मैं अकेला हूं। मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं अगर कहूंगा कि तुम्हें कुछ नहीं बताता तो तुम मुझे और इसे भी मारो पीटोगे। अगर असल मर्द हो तो हमारी मजबूरी से कोई फायदा उठाने की ना सोचना। मैं सब कुछ सच बताऊंगा। ये लड़की मेरे साथ नहीं भागी। ये किसी और के धोखे में आई थी और मैं किसी और के जाल में आ गया था। हम तूफान में मिले और इसने बताया कि ये किस तरह घर से निकली है। मेरा अपना कोई ठिकाना नहीं था, फिर भी मैंने इसे कहा कि मेरी पनाह में आ जाओ। तुमसे तो मैं अच्छा हूं। क्या तुम हमसे डर नहीं रहे? खूबरू आदमी ने पूछा। नहीं, मैंने कहा, मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकूं या ना कर सकूं, तुमसे डरूंगा नहीं। मैं वो शेर हूं जो किसी का मारा हुआ शिकार नहीं खाया करता। उसने कहा। दिल से निकाल दो कि इस लड़की के साथ कोई ज्यादती होगी। तुम इस लड़की से ज्यादा खूबसूरत और नौ उम्र हो। मुझ पर एतमार करो और सच बोलो। सच सुनकर क्या करोगे? मैंने पूछा। हमारी मदद कर सकोगे? कुछ ना कुछ तो करूंगा, उसने कहा। तुम हो कौन? मैंने पूछा। ये भी बता दूंगा, उसने कहा। मैं मारो हुओं को नहीं मारा करता। बोलो, पूरी बात सुनाओ। मैंने झूठ बोलना ठीक ना समझा और यह भी ना सोचा कि ये उसी गिरोह के आदमी ना हों जिस गिरोह के आदमियों ने मुझे अगवा किया था। मैंने उस वक़्त तक जो मुझ पर बीती थी उन्हें सुना डाली। ये लड़की उसी गांव की है, मैंने कहा। उसने उस मकान का जिक्र किया था जिसमें मुझे बंद किया गया था। ये इशू को भी जानती है। मैंने अभी उसे नहीं बताया था कि मैं उसी गांव से फरार हुआ हूं। अब बताओ लड़की, खूबरू आदमी ने फजी से कहा। फजी ने मेरी तरफ देखा। वो बहुत घबराई हुई थी, बोलती ही नहीं थी। मैंने उन आदमियों से कहा कि फजी ने जो बात मुझे बताई है मैं वो सुना देता हूं। मैंने उन्हें सुनाया कि फजी किस तरह अपने घर से निकली और मेरे साथ किस तरह आ रही है। अब इसे कहां ले जाओगे? मालूम नहीं, मैंने जवाब दिया, लेकिन मैं इसे अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता था। अब कहो, हमारे साथ क्या सलूक करोगे? सलूक अच्छा ही होगा, उसने कहा। पहले ये सोचो कि जाओगे कहां। मैंने कहा है कि मैंने सोचा ही नहीं कहां जाऊंगा, मैंने कहा। खूबरू आदमी ने अपने साथियों की तरफ और साथियों ने उसकी तरफ देखा। उनके चेहरों पर संजीदगी थी। खूबरू आदमी ने बड़ी धीमी आवाज में उनसे कुछ कहा और किसी का नाम भी लिया। मैं नाम तो अच्छी तरह सुन ना सका,
सिर्फ ये अल्फाज अच्छी तरह सुने, ये उसका ठिकाना है ना? उसके साथियों ने सर हिलाते उस आदमी ने आहिस्ता से कहा, चला दो। तुम कहते हो कि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं, खूबरू आदमी ने कहा और पूछा, तुम इसे भी साथ लिए फिरते हो? तुम इतने नादान हो कि समझ ही नहीं रहे कि तुम दोनों कितने बड़े खतरे में हो। अगर मैं तुम्हारा ठिकाना बना दूं तो कबूल कर लोगे? कहाँ? जहां तुम दोनों की इज्जत महफूज रहेगी। उसने कहा, नौकरी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, रहने को बड़ी अच्छी जगह मिलेगी। काम क्या होगा? कोई मेहनत और मशक्कत का काम नहीं होगा। उसने कहा, जो भी काम होगा तुम आसानी से कर सकोगे। इसे फजी को भी वही नौकरी मिल जाएगी, वहां जाकर अपने घर को और माँ बाप को भूल जाओगे। उसके एक साथी ने कहा, यह कोई धोखा तो नहीं? मैंने पूछा। बेवकूफ लड़के, खूबरू आदमी ने कहा, धोखा देने की क्या जरूरत है? क्या तुम दोनों हमारे कब्जे में नहीं हो? क्या तुम अपने आप को और इस लड़की को हमसे बचा सकते हो? मैं नहीं समझ सकता कि तुम हमारे साथ इतनी नेकी क्यों कर रहे हो। मैंने कहा, क्या तुम इतने ज्यादा शरीफ और नेक हो? मैं शरीफ भी नहीं हूं, नेक भी नहीं हूं। उसने कहा, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, पुलिस भी मुझसे तंग है। मैं उस पर वार किया करता हूं जिसमें वार का जवाब वार से देने की ताकत होती है। मैं पुलिस का मुकाबला किया करता हूं और पुलिस को ही मैं धोखा दिया करता हूं। मैंने जिस रोज कमजोरों पर और बच्चों पर हाथ उठाया, उस रोज मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। तुम दोनों मेरे कब्जे में नहीं, मेरी पनाह में हो। मैं उससे पूछने ही लगा था कि तुम डाकू हो, लेकिन इस ख्याल से ना पूछा कि वो खफा होगा। उसने अपनी जो सिफतें बयान की थी वो डाकुओं और राहजनों वाली थी। वो कोई फकीर और दरवेश नहीं था। उस जमाने में हमारे इलाके में 2 डाकू बहुत मशहूर हुए थे, मूसा और ताजा। लोग उनसे डरने की बजाय उनकी तारीफें किया करते थे। मेरे करीब आ लड़के, उसने मुझे अपने पास बुला लिया। मैं सिर कर उसके सामने जा बैठा तो उसने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर मेरी आंखों में देखा और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर हथेलियां देखी। मैं ज्योतिषी नहीं हूं, उसने कहा, जोगी और नजूमी भी नहीं हूं, लेकिन आगे का कुछ हाल नजर आ जाता है। देख पुत्र, मैंने तेरी बातें सुनी हैं। तू अपनी उम्र से बहुत आगे चला गया है। तेरे चेहरे पर और तेरी आंखों में मुझे कोई अजीब चीज नजर आ रही है। तू कुछ बन कर रहेगा। तेरा रास्ता कोई और है, ये आम लोगों का रास्ता नहीं। अपने दिल और दिमाग को खराब ना करना, अपनी नीयत कभी खराब ना करना, किसी औरत के जाल में ना आना। इस लड़की पर तूने एहसान किया है, अगर तेरी नीयत सही नहीं तो सही कर ले। अपने आप को पत्थर बना ले, अपने से कमजोर पर कभी हाथ ना उठाना। मुझे अपने बचपन की पगली याद आ गई। उसने भी मुझे देखकर कुछ ऐसी ही पेशगोई की थी। मेरी नीयत तो पहले ही सही थी, शायद मुझे मालूम ही नहीं था कि नीयत खराब किस तरह की जाती है। उस खूबरू आदमी ने, जो यकीनन कोई डाकू था, ऐसी बातें करके मेरा हौसला और ज्यादा मजबूत कर दिया। मैंने फजी को उस तय खाने में आकर दिए की रोशनी में देखा था। उस लड़की में खास किस्म की कशिश थी। वो बहुत खूबसूरत नहीं थी। उसका रंग गोरा चिट्टा नहीं था, गंदमी रंग था जिसमें हल्की हल्की सफेदी थी। कशिश उसकी आंखों में और चेहरे के नकूश में और कद काठ में थी। उसके चेहरे पर भोलपन था जिससे वो असली उम्र से कम लगती थी। आज रात तुम दोनों यहीं रहोगे, खूबरू आदमी ने कहा। हम तुम्हें खाने के लिए कुछ दे देंगे। कल तुम यहीं रहोगे। कल रात तुम मेरे एक आदमी के साथ यहां से जाओगे। तुम जब अपने ठिकाने पर पहुंच जाओगे तो दुनिया को भूल जाओगे। लेकिन कहां? मैंने जरा झंझलाकर पूछा। एक नवाब के महल में, उसने जवाब दिया। वो बादशाहों की दुनिया है। उसने मुझे बताया कि बादशाहों की दुनिया कैसी है। मुझ पर उसका तो कुछ असर ना हुआ। मैंने ये महसूस कर लिया कि मुझे उस शख्स की बात मान लेनी चाहिए। मुझे उस पर एतबार आ गया था। मैंने उसे अपना फैसला सुना दिया। फजी चुप बैठी हुई थी, जैसे उसका अपना कोई फैसला ही नहीं था, या जैसे उसने अपनी किस्मत मेरे साथ वाबस्ता कर दी थी। हम दोनों की बाकी रात एक और कमरे में गुजरी। भीगे हुए कपड़ों ने सोने ना दिया। कपड़े खुश्क करने का कोई इंतजाम नहीं था। हम बातें करते रहे। फजी ने 3-4 मरतबा कहा, सिकंदर तुम तो बहुत खूबसूरत हो। और मैंने उसे कहा था, फजी
इसकी बजाय ये कहा करो, सिकंदर तुम बड़े दिल वाले मर्द हो, खूबसूरती लड़कियों की देखी जाती है, मैं मर्द हूं। मालूम नहीं आने वाले दिन हमारे लिए कैसे होंगे। ऐसी वैसी हो गई तो मुझे अपनी खूबसूरती की नहीं, मर्दानगी की जरूरत होगी। सुबह तुलू हुई तो उन लोगों ने हमें दूध पिलाया और कहा कि हम बाहर ना निकलें। मैंने उस खूबरू आदमी के मुतल्लिक पूछा तो मुझे बताया गया कि वो सुबह से बहुत पहले चला गया था। अब वहां सिर्फ 2 आदमी रह गए थे। उन्होंने हमें नवाब के महल तक पहुंचाना था। दिन भी गुजर गया। उन दोनों आदमियों ने हमें भूखा और प्यासा ना रहने दिया। शाम तारीख हो गई तो उन्होंने हमें बाहर निकाला और हम दोनों को खेस देकर कहा कि इस तरह ऊपर ले लें कि हमारे चेहरे नजर ना आए। कुछ दूर तक हम तांगे में जाएंगे। उनमें से एक ने हम दोनों से कहा, तांगे में कोई खतरा नहीं होगा। एक जगह से हम लारी में सवार होंगे, वहां से तुम अपने चेहरे छुपा कर रखना। खतरा यह है कि तुम पहचाने गए तो पकड़े जाओगे, दोनों मारे जाओगे। मैं खुद इस खतरे को महसूस कर रहा था। ये एहतियात लाजमी थी। ये तो बहुत बाद में पता चला कि ये लोग ये एहतियात अपने लिए कर रहे थे। उन्होंने हमें कंबल उड़ा दिए और बाहर ले गए। एक तांगा खड़ा था। हम दोनों को पिछली सीट पर बिठा दिया गया। एक आदमी अगली सीट पर और दूसरा हमारे साथ बैठ गया और तांगा चल पड़ा। दोनों आदमी तांगे वाले के साथ बातें करते गए। ये महज गपशप थी। तांगे वाले ने उनसे पूछा था, उस्ताद जी भी आए थे, रात इधर ही थे। उन 2 आदमियों में से एक ने जवाब दिया, बड़ी सवेरे निकल गए थे। तांगा पगडंडी पर दौड़ता गया और पक्की सड़क पर जा चढ़ा। बहुत दूर जाकर तांगा रुक गया और हम सबको उतार कर चला गया। बहुत इंतजार के बाद एक बस आई जो हमारे पास आकर रुकी। हम चारों को अपने पेट में डालकर चल पड़ी। बस में बहुत सी सवारियां बैठी थी और अंदर अंधेरा था। बड़ा ही लंबा सफर था। मैं बैठे बैठे सो गया। फजी भी शायद सो गई थी। मीना आई और मुझे अपने साथ ले गई। मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ चली गई थी। मैं नहीं गई थी, उसने कहा, तुम चले गए थे। बड़ा सख्त तूफान आ रहा है, वो देखो। उफ्क से काली घटा ऊपर उठ रही है और गिर्द की दीवार चली आ रही है। गिर्द की दीवार और घटा इकट्ठी आ गई और बड़ी तेजी से आई। वो जंगल था जहां हम खड़े थे। दरख्त दोहरे होने लगे। उनकी टहनियां टूट टूट कर गिर रहे थे। मीना मुझे एक चट्टान की ऐसी ओट में ले गई जो तूफान बादे 12 से महफूज थी। ये तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मीना ने कहा। ये इस दुनिया के तूफान हैं। तुम किसी और दुनिया की मखलूक में से हो और तुम मेरे खामद हो, मेरे करीब आ जाओ। उसने अपना बाजू मेरे गले में डाला और जलजले का इतना शदीद झटका आया कि चट्टान बड़े जोर से कांपी, तारीकी और गहरी हो गई। आओ उतरो, मुझे एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, आ लड़की। मैं फौरन होश में आ गया। मुझे और फजी को बस से उतारा जा रहा था। मालूम नहीं हमने कितना लंबा सफर किया था। वो दोनों हम दोनों को पैदल अपने साथ ले गए। ये कोई शहर था। ये मेरा शहर तो नहीं, मैंने पूछा। ना यार, उन दो आदमियों में से एक ने कहा, वो तो अब ख्वाबों का शहर बन गया है, वो बहुत दूर रह गया है बच्चे। दूसरे ने कहा, यहां तुम्हें ढूंढने कोई नहीं आएगा। माँ तुम्हारी इस दुनिया से उठ गई है, पहले ने कहा, और बाप को तुमने देख लिया है। समझ लो वो भी मर गया। अब खुद बाप बनो। ये लड़की तुम्हारे साथ है, इसी से शादी कर लेना। ये सारी उम्र तुम्हारी गुलाम रहेगी। फजी हंस पड़ी और मैंने उसके साथ शादी करनी थी या नहीं, उसकी हंसी ने मेरे जहन को घुटन और जकड़न से आज़ाद कर दिया। जिस घर में हमें ले जाया गया वो किसी नवाब का महल नहीं था। वो तो मेरे घर जैसा भी नहीं था, लेकिन घर अच्छा था, पक्का मकान था। जिस कमरे में बिठाया गया उसमें फर्नीचर अच्छा था, हर चीज साफ सुथरी थी। उससे पता चलता था कि उस घर वाले लोग खुशहाल और सलीका शार हैं। एक आदमी कमरे में आया और वो भी मुअज़्ज़ज़ लगता था। उसने मुझे और फजी को बड़ी गौर से देखा, फिर हमें खड़े होने को कहा, फिर ज़रा घूमने को कहा। मैं और फजी उसके इशारों पर इधर उधर होते रहे। आखिर उसने हमें बैठ जाने को कहा। हम दोनों के आगे एक नौकर ने जो नाश्ता रखा वो अमीर घर का नाश्ता था।
वो आदमी हमारे साथ आए हुए दोनों आदमियों को बाहर ले गया। मैं और फजी नाश्ता करने लगे। वो लोग बाहर दरवाजे के करीब ही खड़े थे। उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ये पता नहीं चलता था कि वो क्या बातें कर रहे हैं। कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने उठकर दरवाजे के साथ कान लगाए। मुझे उनकी बातें सुनाई देने लगीं। उससे पहले मालूम नहीं वो क्या कुछ कह सुन चुके थे। मैंने जब करीब जाकर बातें सुनी तो वो कह रहे थे, भाई मेरे, मैंने कब कहा है कि माल ठीक नहीं? तुम तो बड़े काम की चीज़ें लाए हो, मैं तो पैसों की बात कर रहा हूँ। तुम बहुत ज़्यादा बता रहे हो। हम बता चुके हैं कि ये पैसे उस्ताद ने मांगे हैं, फिर मैं उसके साथ बात कर लूँगा। वो हम दोनों को आगे पीछे खड़ा करके पिस्तौल की एक ही गोली हम दोनों के सीनों से पार कर देगा, दूसरी गोली ज़ाया नहीं करेगा। वो कहेगा कि माल पर हमारी मोहर तो नहीं लगी हुई थी कि तुम उधार पर वहाँ छोड़ आए हो। अगर आप समझते हैं कि हम ज़्यादा मांग रहे हैं तो हम इन दोनों को वापस ले जाते हैं। उस्ताद ने ये काम तो कभी किया ही नहीं था। ये तो हम दोनों हैं जो कभी कभार ये काम करते हैं। खुदा की कसम ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से हासिल की हैं। वापस ले जाने को कौन कह रहा है भाई? तुम तो ऐसी बातें करते हो जैसे आज पहली बार यहाँ आए हो। मुझे माल बहुत पसंद आया है। फिर लाएं, निकाले रकम। हम रोशनी से पहले पहले शहर से निकल जाएं तो अच्छा है। जाओ भाई जाओ, तुम निकलो, मैं रकम लाता हूँ। उनके कदमों की आहट पर मैं भी बड़ी तेज़ी से दरवाजे से हटा और फजी के पास आ बैठा। बाहर हमारा सौदा हो रहा था और हम दोनों फरोख्त हो गए थे। मेरे दिल की धड़कन बड़ी तेज़ हो गई। मैंने फजी को ना बताया। मैं अकेला ही परेशान होने लगा। परेशानी ये थी कि ये लोग असमत फरोश होंगे। अगर ऐसा ही था तो फजी की दुनिया अंधेर हो गई। मैं सोचने लगा कि मैं फजी को बचा सकूंगा। कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। किस सोच में खो गए हो? फजी ने पूछा। सोच रहा हूँ कि ये लोग कौन हैं, मैंने कहा। इतने में हमारे साथ वाले दो आदमी हमारे खरीदार के साथ अंदर आए। दोनों ने हमें तसल्लियाँ और दिलासे दिए और चले गए। मुझे अब उनकी तसल्लियों की ज़रूरत नहीं थी। हमारा खरीदार हमारे पास बैठ गया। मैं उसे मुअज़्ज़ज़ आदमी समझा था, मगर अब मुझे उस शख्स से घबराहट सी होने लगी। घबराए हुए तो नहीं हो तुम दोनों? उसने प्यार भरे लहजे से पूछा। अगर हम घबराते हुए तो आप क्या करेंगे? मैंने पूछा। हम दोनों क्या करेंगे? आपने हमें खरीदा है, सिर्फ ये बता दें कि आपने हमें क्यों खरीदा है। तुम्हें किसने बताया है कि मैंने तुम्हें खरीदा है? उसने पूछा। क्या तुम्हें पहले से मालूम था कि तुम किसी के हाथ बिकने के लिए जा रहे हो? नहीं, मैंने जवाब दिया। हम बिक चुके हैं। इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ तक अपनी मर्जी से पहुँचे हैं या पहुँचाए गए हैं। मैं आगे का पूछ रहा हूँ कि हमारे साथ क्या सलूक होगा। अच्छा ही होगा, उसने शगुफ्ता लहजे में कहा। तुम खुद कहोगे कि तुम्हारी किस्मत चमक उठी है। मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मैं जवानी से भी आगे निकल गया हूं, जहां इंसान ज़हनी तौर पर ना सिर्फ बालग हो जाता है बल्कि वो तजर्बे और दानिश से माला माल हो जाता है। ज़हन और अकल के उस मकाम पर आने के लिए मुझे ज़रा भी कावश नहीं करनी पड़ी थी। मोहतरम, मैंने कहा, मालूम नहीं किस्मत चमकने से आपका मतलब क्या है। अगर पैसे से आप समझते हैं कि किस्मत चमकती है तो मैं ऐसी किस्मत को नहीं मानूंगा। अगर मेरी और इस लड़की की इज्जत और आबरू रहती है तो मैं उसे खुशनसीबी ही कहूँगा। लेकिन हमारी किस्मत आपने खरीद ली है। मेरे पास सिर्फ बातें रह गई हैं। हमें बताया गया था कि हमें एक नवाब के महल में नौकरी दिलाई जाएगी। मुझे यकीन है कि वो नवाब आप नहीं। मैं तुम्हें महल में ही ले जा रहा हूँ, उसने कहा। तुम्हारा हुलिया बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। मैं तुम दोनों को कपड़े दूंगा। तुम नहा कर वो कपड़े पहनोगे, कुछ देर आराम करोगे, फिर मैं तुम्हें महल में ले जाऊंगा। वो वाकई महल था जहां हम दोनों को ले जाया गया। 6-7 एकड़ वसीओ अरीज जगह थी जिसके इर्द गिर्द दीवार थी। हम जिस गेट से अंदर गए थे उस पर 4 रैफल बरादर आदमियों का पहरा था। हम दिन की रोशनी में वहां गए। दीवार के अंदर दरख्त और सब्जाजार था। फूलदार पौधों की कतारें थी। कई मकान थे जो एक दूसरे से दूर दूर थे और एक इमारत तो बहुत ही लंबी चौड़ी थी। वो नवाब का महल था।
हमारे साथ वही आदमी था जिसने हमें खरीदा था। वो हमें एक कमरे में ले गया जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वो कोई मामूली आदमी नहीं लगता था। उसके सर के बाल दूध की तरह सफ़ेद और लंबे थे, सर की चोटी बालों से खाली, और उसके चेहरे पर उम्र की चंद एक गहरी लकीरें थी। उसका रंग गोरा और आंखें सफ़ेद थीं। देखिए ख्वाजा साहब, हमें अपने साथ ले जाने वाले ने बूढ़े से कहा, आपके लिए क्या लाया हूँ। बूढ़े ने मुझे बड़े गौर से देखा, फिर फजी को देखा। इस लड़के को देखें, हमारे खरीदार ने कहा। लड़की बेगम गुलशन आरा के लिए है, फिर ले जाओ इसे, बूढ़े ने कहा। लड़के को मेरे पास रहने दो, तुम जाओ, लड़का ठीक मालूम होता है। वो आदमी फजी के साथ लेकर चला गया। बूढ़े ने मुझे अपने पास बिठा लिया। तब मैंने कमरे का जायजा लिया। वहां एक सतार रखी थी, तबला था और हारमोनियम भी। ये साज देखकर मुझे कुछ शक हुआ। नाच गाना जानते हो? बूढ़े ने पूछा। नाच गाना? मैंने हैरान होकर पूछा, आप मुझे क्या समझ रहे हैं?